नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल तक मैंने आपको श्यानता तक कवर कर दिया था कि विस्कोसिटी क्या होती है। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे केशिकत्व, जिसको कहते हैं कैपिलरी, और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, वो सब कुछ मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, केशिकत्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे, लेकिन चलिए बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन वो चीज़ होती है। देखिए, एक होता क्या है दोस्तों, एक हमारी पतली सी नली होती है कुछ इस तरीके से। एक पतली सी नली होती है जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है और जिसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों, या आप कह लीजिए रेडियस, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इस नली में जब हम किसी द्रव को डुबोते हैं तो वो द्रव क्या होता है दोस्तों, या तो वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है या तो नली में नीचे जाना शुरू करता है। मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो जो ये घटना होती है इसको हम कहते हैं केशिकत्व। अब देखिए, सबसे पहली बात और सबसे मुख्य बात ये है दोस्तों कि द्रव नीचे चढ़ेगा या उतरेगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो द्रव, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो द्रव कांच को गीला करेगा या गीला करता है, वह केश नली में ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कांच को गीला करता है या नहीं करता है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब ससंजक बल और असंजक बल के बारे में आपसे बातें होंगी। और इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो कांच को गीला नहीं करेगा वो केशिकत्व में या कैपिलरी ट्यूब में नीचे जाएगा। तो चलिए उसके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि जो द्रव कांच को गीला नहीं करेगा, वो केश नली में नीचे जाएगा। और देखिए दोस्तों, आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अब बताते जा रहा हूं, जो पूछा जा रहा है प्रश्न, और देखिए वो आप नोट कर लीजिए। एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों कि जो केश नली की हाइट होती है h, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछता है कि किसी केश नली की त्रिज्या यदि हम आधी कर दें तो उसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं h इंटू आर इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों कांस्टेंट। और कांस्टेंट आने का मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं h1 इंटू R1 इज इक्वल टू H2 इंटू R2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, अगर ये अधिक है तो हमारा त्रिज्या कम होगा,
और अगर हमारा हाइट कम है तो हमारी त्रिज्या अधिक होगी। अब प्रश्न इस पे ऐसे ही पूछता है कि एक केस नली है, पहले इसकी ऊंचाई h थी और उसकी रेडियस r थी। अगर हम उसकी रेडियस को आधा कर दें तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रेलवे आजकल बहुत पूछ रहा है, बस थोड़ा सा जानकारी ना होने की वजह से हम इस प्रश्न से चूक जाते हैं और न्यूमेरिकल समझ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जबकि इस पर हमारा 1 नंबर पक्का है। तो चलिए अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैपिलरी जो हमारा एक्शन होता है या जो हमारा केशिकत्व की प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है या हम क्या क्या देखते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके जो उदाहरण होते हैं, देखिए पहले नंबर पे आपका आता है, पहले नंबर पे हमारा आता है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, ये स्याही को सोख लेता है, ये स्याही को सोख लेता है। अब स्याही को कैसे सोखता है, तो दोस्तों देखिए ये जो पेपर होता है ये कुछ इस तरीके का पेपर होता है, और आप कह लीजिए जैसे स्पंज होता है उसी तरीके से एक बारीक पेपर आता है और उस पर इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं इन्हीं छिद्र में वो स्याही भर जाती है। और क्यों भर जाती है, क्योंकि उसमें केशिकत्व की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा जो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है, लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना। तो देखिए दोस्तों, जो लालटेन की बत्ती होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से चौकोर सी बत्ती होती है, लालटेन के अंदर होती है ये। रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो लालटेन होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसका ये बेस होता है और यहाँ पर एक बत्ती सी निकली होती है, ये ऊपर से ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो दोस्तों ये जो बत्ती होती है ये भी छिद्रयुक्त होती है, और हम इसमें इस कंपार्टमेंट में हम तेल भर देते हैं और वो तेल कैपिलरी एक्शन के कारण इसमें ऊपर चढ़ जाता है, और जिससे हमारा लालटेन जलता रहता है क्योंकि उसको तेल की सप्लाई होती रहती है। देखिए तीसरा सबसे फेमस एग्जांपल जो पूछता है वो ये होता है कि पेड़ पौधों की शाखाओं, पौधों की शाखाओं प्लस तना प्लस पत्ती में जल का पहुंचना, जल का पहुंचना। तो देखिए इसमें भी हमारा कैपिलरी एक्शन इस्तेमाल होता है। अब देखिए नेक्स्ट दो हमारे पास एग्जाम्पल और हैं जो हम आपको बता देते हैं। जनरली ये बार बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि देखिए एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी वर्षा होती है तो वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। देखिए वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है दोस्तों, मिट्टी में भी एक तरीके से हमारा कैपिलरी ट्यूब बना होता है, और अगर वो जुताई नहीं करेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये खेत है और खेत के अंदर हमारी ये मिट्टी है,
मिट्टी के अंदर इस तरीके से पतली पतली बाल के समान नलियाँ होती हैं, जिनसे क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है। तो जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो ये नलियाँ टूट जाती हैं, और जब ये नलियाँ टूट जाती हैं तो पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, और क्या होता है कि खेत में नमी बरकरार रहती है। तो इसलिए किसानों को फ्रिक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको केशिकत्व के बताए हैं, एग्जाम्पल्स को तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला है। या तो वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछेगा। देखिए दोस्तों, थ्योरी मैं इसलिए बता देता हूँ कि जैसे कथन और कारण अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वो भी आपका गलत ना हो, इसलिए मैं थ्योरी, एग्जाम्पल ये सब लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे ससंजक बल की। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ससंजक बल के बारे में। ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है कि समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। अब देखिए, इससे जुड़ाव है प्रीवियस पॉइंट्स का। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें कौन सा द्रव ऊपर चढ़ेगा, और मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवाया था कि जो शीशे को भिगो देगा वो ऊपर चढ़ेगा, और जो नहीं भिगो पाएगा वो नीचे जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये जो अणु हैं, हमारा कोई भी जो पदार्थ होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उन अणुओं के बीच में जो बल लगता है दोस्तों, उन अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं ससंजक बल, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात कर लें, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बल लगता है। अब होता क्या है दोस्तों, उदाहरण के लिए जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल, दूसरे नंबर पे हम बात कर लें, आपको सेम एलिमेंट के बारे में सोचना है। जैसे अगर हम बात कर लें लोहे, आयरन, लोहे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो देखिए, मैं क्या आपको समझा रहा हूं, लगने वाला बल। तो देखिए, यहां पर हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम सिर्फ जल की बात कर रहे हैं, इनके अणुओं में लगने वाला बल। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, लोहे के अणुओं में लगने वाला बल। लेकिन मैंने कहीं ये नहीं कहा जल और लोहे के बीच में, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको ये पकड़ के चलना है, समान अणुओं को जब आप पकड़ के चलेंगे तो आपका कंसेप्ट गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ससंजक बल। अब देखिए, ससंजक बल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो क्रोनोलॉजी होती है ससंजक बल की। अगर पूछता है ससंजक बल का जो होता है वैल्यू, सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। सबसे ज़्यादा ससंजक, ये लिख लीजिएगा, ससंजक बल। तो ये क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। इसीलिए देखिए, जो ठोसों का आकार होता है, इसी कारण इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। देखिए दोस्तों, घुमाकर एक प्रश्न बन सकता था कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, परंतु क्यों?
तो ये तो सबको पता है कि उनके अणु नज़दीक होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप और अंदर जाएंगे तो उनको कोई बल लगता है परस पे, एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अगर स्पेसिफाई करना हो कि वो आकर्षण बल कौन सा होता है तो आपका उत्तर आना चाहिए ससंजक बल। जो ससंजक बल होता है वो अणुओं को तेज़ी से बांधा रहता है, जिस कारण से ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है, जो द्रव होता है उनका आकार बहुत निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी को लीजिए, आप गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। और गैस की अगर बात की जाए तो लगभग नगण्य होता है, तो गैस का कोई शेप नहीं होता है। चलिए इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एडहेसिव फोर्स की, असंजक बल की। तो चलिए हम एडहेसिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा असंजक बल होता है ससंजक का उल्टा होता है, मतलब ये होता है दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो केशिकत्व के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हमारा एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो वो द्रव कांच की गिलास में या कांच की नली में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अगर एडहेसिव फोर्स कम है तो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे हम पानी की बात करें, देखिए इसका जो एग्जाम्पल भी होगा, एग्जाम्पल भी इसका यही होगा। पानी के अणु प्लस शीशे के अणु के मध्य लगने वाला बल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखिए एक अणु पानी का है और एक अणु शीशे का है, तो दोनों देखिए डिफरेंट पदार्थ हो गए, एलिमेंट्स हो गए, और इनके बीच में जो बल लग रहा है इन्हीं को हम कहते हैं असंजक बल। तो अब देखिए, अगर हमारा असंजक बल ज़्यादा होगा तो केशिकत्व या कैपिलरी ट्यूब में हमारा जो द्रव होता है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर एडहेसिव फोर्स कम होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा ससंजक बल और असंजक बल। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं सरफेस टेंशन, जो कि इन्हीं दोनों डेफिनेशंस पे निर्भर है। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की या सरफेस टेंशन की। तो देखिए, शब्द में ही है टेंशन, मतलब तनाव, और ये तनाव आता क्यों है। देखिए, हमने अभी आपको बताया था ससंजक बल और असंजक बल के बारे में, तो यहाँ पर उन दोनों का ही प्रयोग होगा। अगर हम जल की बात करें और मान लीजिए कि ये जल का अणु है, ये जल का अणु है कुछ इस प्रकार से, तो देखिए इनके अणुओं के मध्य दोस्तों ससंजक बल कार्य करता है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के अणु हैं, तो कुछ इस प्रकार से बल हमारा कार्य करता है। इसी प्रकार से ये अणु भी एक दूसरे पर लगाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, इसमें जो सेंटर में जो हमारे मॉलिक्यूल हैं या सेंटर में जो हमारे अणु हैं वो तो बैलेंस हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले हैं, ये वाले और ये वाले, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। और जब प्रेशर पड़ता है तो इनका प्रेशर पड़ने के कारण जो सरफेस होता है कुछ इस तरीके से टेंसाइल हो जाता है, तनाव आ जाता है, और तनाव आने के कारण इनके में एक कर्व टाइप का बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो देखिए, पृष्ठ तनाव का आपको डेफिनेशन पता चल गया कि ससंजक बल के कारण द्रव के अणुओं में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। सबसे आपको मैं सिंपल में बता रहा हूँ, सबसे बेसिक बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर एक तरीके से खिंचाव बल आ जाता है, इधर कॉर्नर पे खिंचाव बल आ जाता है, और इसी खिंचाव बल के कारण जो हमारा लिक्विड होता है उसके सरफेस पर, मतलब कि इस पोजीशन पर एक तनाव टाइप का उत्पन्न हो जाता है।
जो क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। कम करने की कोशिश करता है। कम करने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? तनाव के कारण। इसका उत्तर होगा तनाव के कारण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 चीज़ समझना है। और ये तनाव क्यों आ रहा है? ये तनाव आ रहा है ससंजक बल के कारण। तो देखिए, मैं इसको आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, इस पे लगेगा ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल। अब ससंजक बल के कारण क्या होगा दोस्तों? तनाव आएगा। और तनाव के कारण क्या होगा? क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा। क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, ये क्रोनोलॉजी होती है। कारण और प्रभाव। पहले आया ससंजक बल, उसके कारण आया तनाव। तनाव के कारण क्या आ रहा है? अब द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली एप्लीकेशन से ही पूछा जाता है कि इसका उदाहरण, कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं, या सुई पानी के सरफेस पर क्यों तैरती है। तो ये सारा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ तो आप सुनते रहिएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए, इसके एग्जाम्पल्स पे हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण बताने से पहले आप एक फैक्ट नोट कर लीजिए। वो ये है कि तापमान बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। देखिए, तापमान बढ़ाने पर आपका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि पृष्ठ तनाव पर तापमान का क्या असर होता है। अब चलिए, हम इसके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण हमारा है पहला, और वो ये है कि जो पतली सुई होती है, पतली सुई पानी पर तैर जाती है। पानी पर तैर जाती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सरफेस टेंशन के कारण जो हमारी सरफेस होती है लिक्विड की, वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। और अगर इसमें धीरे से हम सुई रखते हैं तो वो जो सुई होती है इसके ऊपर बैलेंस्ड हो जाती है और तैर जाती है। तो इसका कारण होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल है जो आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, हम जो साबुन या डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे कपड़े की मैल निकल जाती है। कपड़ा साफ हो जाता है। देखिए, अगला क्या होता है दोस्तों, एक अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इसमें एक अगला एग्जांपल आता है दोस्तों कि जो साबुन के घोल के बुलबुले होते हैं वो बड़े क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, बड़े इसलिए हो जाते हैं कि जब हम पानी में साबुन को घोलते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जो बुलबुला बनता है उसका एक्सपेंशन अच्छा हो जाता है, वो एक्सपैंड अच्छा करता है, फैलता अच्छा है।
इसलिए जो बुलबुला होता है वो बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है वो ये है कि स्थिर जल की सतह पर, स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं। ठीक है, मच्छरों के लार्वा तैरते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, मिट्टी का तेल हम डालते हैं। मिट्टी का तेल जब हम डालते हैं, मिट्टी का तेल डालने पर सरफेस टेंशन कम होता है, मतलब पृष्ठ तनाव कम होता है। और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो जो लार्वा होते हैं वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों गर्मियों आने पर कि अगर हम मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देंगे तो मच्छर कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी उनके लार्वा होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब एक दो एग्जाम्पल और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको सीधे याद कर लीजिए। सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछता है और कथन और कारण में भी पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है जो पूछा गया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उनको मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दो एग्जाम्पल्स और हैं। एक तो ये है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो देखिए, जब हम सूप को गर्म करते हैं तो जो सरफेस टेंशन होता है या पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, तो जीभ के ऊपर ये सभी भागों में फैल जाता है। और एक एग्जाम्पल आता है कि जो हमारा शेविंग ब्रश होता है, जब उसको हम पानी में डुबो देते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो आपस में चिपक क्यों जाता है। देखिए, जो हमारा शेविंग ब्रश होता है पानी में डालने से पहले कुछ ऐसा होता है और जब हम पानी से उसको बाहर निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम पानी में डालते हैं तो जो हमारा असंजक बल होता है, असंजक बल के कारण जो हमारे शेविंग ब्रश होते हैं आपस में चिपक जाते हैं और असंजक बल और जो ससंजक बल है इनका जो मिक्सचर होता है उसी के कारण से हमारा सरफेस टेंशन होता है। तो जब सरफेस टेंशन बढ़ जाता है तो वो नहीं चिपकते और सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण चिपक जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो शेविंग ब्रश होता है पानी से बाहर निकलने पर आपस में चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने एक फिगर ये बनाया है पानी में डालने से पहले और पानी में डालने के बाद जब बाहर निकालते हैं तब। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ब्रश में पानी के अणु आ जाते हैं और पानी के अणुओं का ससंजक बल बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ससंजक बल बढ़ता है और ससंजक बल बढ़ने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। और जब पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो बल क्या करता है कि जो हमारा शेविंग ब्रश रहता है उसके एरिया को कम करता है, क्षेत्रफल को कम करता है, जिस कारण से वो ब्रश आपस में चिपक जाते हैं और कुछ कॉनिकल शेप में हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ एप्लीकेशंस पृष्ठ तनाव का और कुछ एग्जाम्पल जो पूछा जाता है। तो मैंने आपको अभी पृष्ठ तनाव के बारे में बता दिया, ससंजक बल और असंजक बल के बारे में बता दिया और कैपिलरी एक्शंस मतलब केशिकत्व के बारे में बता दिया। अब इसके आगे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जिनको मैं बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मैंने जो भी बताया है सब कुछ समझ में आया होगा। तो बस इसी तरीके से देखते रहें, एंजॉय करते रहें और सीखते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।